हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वैली में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चॉइस करना चाहिए और उसके साथ साथ जियोलॉजी नाम का जो ऑप्शनल है वो आपके लिए कितना अच्छा है, आपने उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना हो तो आपका बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, जो आईएएस की एग्जाम होती है यूपीएससी की, उसमें हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाते हैं। उससे हम जो चाहिए वो ऑप्शनल हम चॉइस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ऑप्शनल चॉइस करते हैं तब एक बात हमें ध्यान में रखनी जरूरी होती है कि ये ऑप्शनल 500 मार्क्स के लिए। अगर हमने एक बार गलती से अगर गलत ऑप्शनल चॉइस कर लिया तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी रैंक पर भी होगा और पूरा जो रिजल्ट आएगा उस पे ही होगा। तो अलग अलग ऑप्शनल्स हैं, कुछ ऑप्शनल्स बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, कुछ ऑप्शनल को बहुत कम लोग लेते हैं। वैसे जियोलॉजी ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको हम ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या जियोलॉजी सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में आज हमें पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देखना है। तो देखो, जो जियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये पूरा प्योर साइंस वाली ब्रांच है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि उसके प्रोज क्या है कि अगर आपने जियोलॉजी नाम का ऑप्शनल लिया तो उसके आपको बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो पहले ये जियोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शनल हमें लेना चाहिए नहीं चाहिए। देखो, जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है उसकी स्टडी करना। तो जियोलॉजी में अर्थ की स्टडी की जाती है। तो जियोग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर होता है? तो जो जियोलॉजी सब्जेक्ट होता है वो विद इन द अर्थ की पढ़ाई होती है। जैसे कि सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो उस सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे क्या है, अर्थ का जो रेडियस है वो उसमें अलग अलग स्ट्राटास है, उसके अंदर अलग अलग लेयर्स है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। उसके बाद जो सरफेस पे जो रॉक्स होते हैं, तो रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रॉक्स कैसे बने, उसकी स्ट्रैटिग्राफी कब कौन पहले बना, उसके बाद में कौन बना, इसकी भी यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं, जो माइनिंग्स होती है, तो इंडिया में जितने भी मिनरल्स होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद जो माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि कोई सुनामी होती है, ओशन होता है, उसके बॉटम में क्या है, कौन से मिनरल्स है, कौन से रिसोर्सेस है, उसके बारे में हमें इस ऑप्शनल में पढ़ना पड़ता है। तो क्या हमें ये ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए अभी हम देखने हैं। देखो, जब आप जियोलॉजी ऑप्शनल लेते हो यूपीएससी के लिए तब कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। कैसे? जैसे कि इसका सिलेबस बहुत ही स्मॉल है, जो हम आगे देखने वाले इसी वीडियो में। तो इसका बहुत छोटा सिलेबस है एज कंपेयर टू अदर्स, इसीलिए अगर हमने ये ऑप्शनल चॉइस कर लिया तो इससे हमें बहुत कम पढ़ाई करनी पड़ती है और अगर हम कम टाइम में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए ये जियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो पूरा जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, उसमें डायनामिक पोर्शन बहुत कम होता है। अभी क्यों? क्योंकि प्योर साइंस का सब्जेक्ट है। इसमें क्या आने वाला है कि कौन सा रॉक है, कैसे बना है, उसके बाद हिमालय का स्ट्रक्चर कैसे है, उसके कितने फोल्ड्स है, इसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिलनी पड़ती है। तो एक रात में तो हिमालय चेंज नहीं होने वाला, एक रात में रॉक ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर नहीं होने वाले। इसीलिए यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस होता है वो सिलेबस स्टैटिक होता है, उसमें वही कॉन्सेप्ट होते हैं और उसमें आपको बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट आपको दिखाई देंगे। तो इसका एक एडवांटेजेस ये है कि अगर आपने ये चॉइस कर लिया तो इसमें स्टैटिक पोर्शन है, जो आपने सिलेबस में किया वही आने वाला है और उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर घुमा फिरा के हम क्वेश्चन आते नहीं है। तो इसका और एक एडवांटेजेस है कि इसमें हमें स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, जो अगर रट्टा भी मार लिया तो वो काम का ही है, वो वेस्ट नहीं जाने वाला। थर्ड बात है, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें जो फैक्ट होती है, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसकी जो फैक्ट है अगर वो लिख दी तो आपको मार्क देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये साइंस का टॉपिक होता है, वो साइंस में ज्यादा हम इधर उधर का फेंका फेंकी नहीं कर सकते।
एक बार जो क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट अगर हमने इंफॉर्मेशन लिख दिया उसमें, तो उसका हम एडवांटेजेस ले सकते हैं। उसके बाद सिलेबस ओवरलैप होता है जीएस के साथ। कैसे ओवरलैप होता है? देखो, जीएस में आपको अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है, अर्थक्वेक आने के बाद क्या कर सकते हैं, साइक्लोन आने के बाद क्या कर सकते हैं, जब कुछ अलग अलग डिजास्टर कैलेमिटीज आएंगे तब हम उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, यह हमें जीएस में होता है। सेम पोर्शन आपको जियोलॉजी में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है, आता कहां से है? अर्थ से आता है। कैसे फॉर्म हुआ, कहां फॉर्म हुआ, उसके क्या क्या मतलब कहां से आता है, उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए हमें, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, वो सभी जियोलॉजी में होता है। वही आपको मिलेगा जीएस के पोर्शन में। उसके बाद जो जियोग्राफी आपका जो सब्जेक्ट होता है जीएस में, उसमें और इसमें बहुत सारे बातें सेम सेम होती है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मतलब रिवर का फ्लो कैसे होता है, अलग अलग सैंड कैसी बनती है, अलग अलग डेजर्ट कैसे है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सभी हमें मिलता है जीएस में। वो सेम यहां पर है, मतलब बहुत सारा पोर्शन आपको यहां पर ओवरलैप होता हुआ दिखेगा। जैसे हम आगे आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पोर्शन कैसे ओवरलैप होता है, जब मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो हेल्पफुल है IFS, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको 2 ऑप्शनल लेने पड़ते हैं, तो उसमें जियोलॉजी एक ऑप्शनल आप ले सकते हैं। इसका एक एडवांटेज है, अगर आपने इसके लिए प्रिपेयर कर लिया तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी ये ऑप्शनल ले सकते हैं। इसके लिए हम ये दोनों भी एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद है। अगर आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप जीएसआई के लिए भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे जो एमपीएससी होते हैं, हर स्टेट की जो पीसीएस होती है, उसमें भी आपको जियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता है, तो आप उसका एडवांटेजेस ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर जियोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपने एमएससी की हो, बीएससी की हो, और अगर आप सेट नेट की भी तैयारी करना चाहते हो, तो आप यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब यूपीएससी के साथ साथ अगर आपने ये प्रिपेयर किया और आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, तो आप इसका ज्यादा एडवांटेजेस अदर एग्जाम में भी आप ले सकते हो। तो ये हुआ उसका एडवांटेजेस। अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, अभी देखना है हमें। इसका कॉन्स है कि इसके लिए लेस गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो साइंस का सब्जेक्ट और बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग अलग ऑप्शनल चॉइस करते हैं, इसलिए इसका जो गाइडेंस है, इसमें जो स्टडी मटेरियल है बहुत कम अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल ही गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इसका गाइडेंस भी अवेलेबल है, इसका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन उतने क्वांटिटी में नहीं है जितने अदर्स के आपको मिलेंगे। उसके बाद इसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो ऐसे फिक्स नहीं है, जैसे कि आके नोट्स उठा लिया और उसको अगर एक बार रट्टा मार दिया तो काम हुआ, ऐसा इसका नहीं है। इसको आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है उससे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और अच्छी भी बात होती है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करते हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है और उसको आपको इजीली आप उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी में आते हैं, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये साइंस का सब्जेक्ट होने के कारण उसमें कुछ टर्म्स होती है जो साइंस के आएंगी, तो जो आर्ट वाले बच्चे उनके लिए थोड़ा सा हार्ड जाता है। इसलिए जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा हार्ड जाता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेजेस है। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप अभी इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जो जीएसआई के जो क्वेश्चंस पेपर है, जो यूपीएससी नहीं, अभी जीएसआई है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो उनके अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए तो आप उससे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये उसके एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो अभी अगर आपको लगा कि हाँ इसके जो एडवांटेजेस है वो बहुत ज्यादा है और हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि उसका सिलेबस बहुत स्मॉल है, स्टैटिक पोर्शन है, हाई स्कोरिंग है, तो हमें अगर ये लेना हो तो हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जब आप जियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हो तब आपको यहां पर 2 पेपर देने पड़ेंगे। जैसे कि हर ऑप्शनल पेपर के लिए, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको 2 पेपर्स है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो यूपीएससी ने जो सिलेबस बता दिया, यूपीएससी ने जो हमें बता दिया, वो यूपीएससी क्या बोलती है। देखो, यूपीएससी बोलती है कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जो कि हमारा 6th और 7th नंबर का पेपर होता है, वो किस तरह से होता है, उसका जो सिलेबस है वो ब्रॉडली ऑफ द ऑनर्स डिग्री लेवल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे वो जियोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, कुछ भी हो, उसका जो सिलेबस होगा वो होगा ऑनर्स डिग्री के लेवल का। मतलब कैसे? वो बैचलर से थोड़ा एडवांस लेवल में होगा और मास्टर डिग्री से थोड़ा कम लेवल में होगा। तो मतलब आपको बहुत मास्टर वाली भी पढ़ाई उसमें नहीं करनी होती और बहुत कम जैसे डिग्री के स्टूडेंट करते हैं उस लेवल की भी पढ़ाई आपको उसमें
नहीं करनी है, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई करनी। तो ये यूपीएससी ने हमें बता दिया है, क्या बता दिया है कि हमारा जो सिलेबस होगा वो ऑनर्स डिग्री का होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमें बैचलर से थोड़े ज्यादा और एमएससी के थोड़ा कम यहां पर पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान में रखना, कोई भी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है, मतलब बहुत कम भी नहीं करनी, ताकि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते जो थोड़े ग्रेजुएशन लेवल के, थोड़े अगर हायर लेवल के हो तो आप वो अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। इसलिए ध्यान में रखना, थोड़े एडवांस लेवल की पढ़ाई करो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको पीएचडी करना है। इसमें आपको इसमें जो फिक्स पोर्शन है उसको ही करना है, क्योंकि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, हमें पीएचडी नहीं देनी है, तो इससे आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, तो आपको इससे बचना है। तो जब आप सोचोगे कि अभी हमें पढ़ाई करना है, अभी ये ऑप्शनल लेना है, तो आपको मार्केट में कौन से स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है। देखो यहां पर ये जो मैंने बुक्स यहां पर दिखाई, ये मार्केट में अवेलेबल है, जो आप अमेजोन से भी ले सकते हो, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। अगर आपको ये बुक्स परचेस करना है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। तो ये जो मिनरोलॉजी के लिए जो बुक्स है, तो यहाँ पर मिनरोलॉजी का एक पिरकिंसन का एक बुक्स है, उसके बाद यहाँ पर परवीन सिंह का बुक्स है, और यहाँ पर जेडी विंटर जो इग्नियस पेट्रोलॉजी और मेटामॉर्फोलॉजी के लिए, यहाँ पर जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इसमें बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर जो स्ट्रैटिग्राफी के लिए बुक है, सेडिमेंट्री और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए बुक्स मिलते हैं अवेलेबल, तो आप ये परचेस कर सकते हो। स्टैंडर्ड्स बुक्स है, ये एमएससी के स्टूडेंट और इवन पीएचडी के स्टूडेंट भी इसको रेफर करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस है उसमें से जितना हमारा इंपॉर्टेंट है उतना ही हमें वहां से पढ़ाई करनी है। पूरा बुक्स हमें रट्टा नहीं मारना, पूरा बुक्स की हमें पढ़ाई यहाँ पर नहीं करनी है। जो मैं आगे बता दूंगा आपको कि जब आपको पढ़ाई करनी हो तो कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने इस पीपीटी में आगे आपको दिए। तो ये बुक्स आप यहां से परचेस कर सकते हो। ध्यान रखना सभी, ये पियर्सन के बहुत ही स्टैंडर्ड्स बुक्स है, इसमें बहुत ज्यादा हायर क्वालिटी का मटेरियल है। अगर आपने एक बार इसको पढ़ा तो आप इससे पूरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें एक बुक मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, वो बांगर का बुक है, बांगर सर का, तो आप वो भी बुक यहां पर रेफर कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड्स बुक्स है आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी यहां पर जो सिलेबस होता है, जो पेपर 1 का, यहां पर जो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, तो पेपर 1 में हमें 6 अलग अलग सब्जेक्ट यहां पर पढ़ने हैं। मतलब पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहां पर फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल जियोलॉजी। देखो जनरल जियोलॉजी मतलब क्या, जो जनरल होता है वो उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम कैसे बनी, जो आपको जियोग्राफी में मिलता है, मतलब एक कॉमन सब्जेक्ट आएगा, आपको कॉमन टॉपिक मिलेगा। उसके बाद मेटेरॉइड्स कैसे बने, उसका कंपोजिशन क्या है, तो इसको हमें यहां पर देखना होता है कि किस तरह से बने, उसके अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ कैसे बनी और उसके अंदर जो इंटीरियर है उसका, वो इंटीरियर किस तरह से बना है, उसकी एज ऑफ अर्थ, हम अर्थ की एज अलग अलग फॉर्मूले से निकालते हैं, अलग अलग मेथड से निकालते हैं, जैसे कि सैलिनिटी ऑफ वाटर की कितनी सैलिनिटी उससे हम निकालते हैं, अलग अलग मेथड से। जैसे अभी रेडियो एक्टिव जो डिके होता है उससे हम क्या करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं, तो वो भी एक टाइप है। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स है जो यहाँ पर आपको देखना है। वोल्केनोज होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, किस तरह से उसके कॉजेस क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। वोल्केनिक बेल्ट्स पूरे जो वर्ल्ड में है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अर्थक्वेक कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, और इंडिया में जो सेस्मिक जोन है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। आइलैंड आर्क, ट्रेंचेस, मिड ओशनिक जो रिज होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिप, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जितने भी थ्योरी है, तो ये थ्योरी आपको कहीं ना कहीं आपके जीएस में ओवरलैप करेंगी। अगर आपने जियोग्राफी का अच्छी तरह से अगर पढ़ाई की हो तो यही पोर्शन आपको यहां पर मिलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये अगर इसका सिलेबस है तो इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो 2020 की जो मेंस हुई जो रिसेंट की, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए लिए। तो आपको अभी देखो ये सिलेबस है, सेम यहां पर देखो जो सिलेबस था हमारा सोलर सिस्टम मेटेरॉइड, तो इन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है मेटेरॉइड्स के ऊपर। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरॉइड्स। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको अदर ऑप्शन में, ऑप्शनल पेपर में नहीं मिलेगा। सिलेबस में दिया है मेटेरॉइड्स क्या है, और जैसे मैंने बोला था कि मेटेरॉइड में आपको क्या पढ़ाई करने की, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरॉइड्स पढ़ना है, उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है, उसका ओरिजिन पढ़ना है, खत्म, इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसलिए तो मेटेरॉइड पर कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर।
क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेओराइट। मतलब सिंपल है, अगर यहां पर अगर आपने टाइप डिस्कस कर दे 150 वर्ड में आपको लिखना है तो इसका क्वेश्चन हो गया, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही दूसरा एक क्वेश्चन इसमें आपको पूछा है सेम टॉपिक पे, देखो पहले मेटेओराइट पे पूछा था, अभी पूछा है ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ पे। क्या पूछा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो यहां पर आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ लिख दिया, क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एड अ नोट ऑन डिसकंटिन्यूटी विथ नेट स्केचेस। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको यूपीएससी में एक अच्छा ऑप्शनल पेपर चाहिए, और अगर आपका बैकग्राउंड हो साइंस का या फिर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, जो सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं खासकर उनको ये जियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने जियोलॉजी का अगर थोड़ी भी पढ़ाई की हो तो आपके लिए बहुत केक वॉक होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। तो ध्यान में रखना। तो इस तरह से सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। बाद में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो 2020 का जो मेंस का पेपर है जियोलॉजी का ऑप्शनल का, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसा आंसर लिखना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। देखो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पेपर 1 में, वो जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग। देखो अगर आपने जीएस का पेपर अगर अच्छी तरह से पढ़ाई की आपने, तो जियोग्राफी में भी ये आता है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, उसके अंदर वेदरिंग होती है, सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से, लैंड फॉर्म क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, लिथोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, पूरे क्वेश्चन आपको जो है जीएस में आपको जियोग्राफी के साथ यहां पर ओवरलैप करता है। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत स्टैटिक पोर्शन है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर जियोमॉर्फोलॉजी यहां पर आपको पूछा जाएगा कि जो रिवर बेसिन होता है, तो रिवर बेसिन की मॉर्फोलॉजी बता दो। देखो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको इससे आता है। तो यहां पर उसके बाद हमें जो रिमोट सेंसिंग है, उसमें जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके बाद जो सैटेलाइट की इमेज होती है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। जीपीएस क्या होता है, जीआईएस सिस्टम क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो लास्ट साल में जो क्वेश्चन आया था कैसे था कि जो भी जीएस आए उसका हम यूटिलाइजेशन मिनरल प्रोस्पेक्टिव में कैसे करेंगे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मतलब अगर सिलेबस को अच्छी तरह से किया तो आप सीधा यूपीएससी को अच्छी तरह से अच्छे स्कोर से आप इसको पास कर सकते हो। लास्ट टाइम जो आईएएस है उनकी जो रैंक 91 है, उन्होंने ऑप्शनल लिया था जियोलॉजी, उनको मार्क्स अगर आपने देखे तो 300 उनके ऑप्शनल के मार्क्स है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने देखा ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इसमें जो बेड्स होते हैं, उसके बाद जो भी फॉल्ट्स होते हैं, उसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना होता है। देखो अभी जो सिविल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ता है कि फोल्डिंग कैसे होती है, फॉल्ट कैसे होती है, अगर टनल हो, डैम कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके बॉटम का जो स्ट्राटा होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें देखना पड़ता है। कहाँ देखना पड़ता है, हमें सिविल इंजीनियरिंग में। तो अगर आप सिविल के बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए ये बहुत इजी जाने वाला सब्जेक्ट है और आप इजीली इसको स्टडी कर सकते हो। तो इसका जो इसमें अलग अलग फोल्ड क्या होते हैं, फॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उसके बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद पैलेंटोलॉजी में क्या जो फॉसिल्स होते हैं, किस तरह से फॉसिल्स बने, मतलब जितने भी अलग अलग इवेंट्स हुए तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए वो मर जाते हैं। उसके बाद अगर उनका जो रिमेन्स होता है वो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर स्ट्राटा में वैसे रिमेन्स रहता है। तो जब साइंटिस्ट उसकी पढ़ाई करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये ऑर्गेनिज्म कब आया था, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह था, उसको मॉर्फोलॉजी किस तरह से थी, उसकी पढ़ाई करते हैं पैलेंटोलॉजी में। तो इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर फ्लोरा और फाउना होते हैं, उनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्राइलोबाइट्स, जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स। तो ये आपको रिपीट उसी टॉपिक पे यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले। तो यहाँ पर पैलेंटोलॉजी में आप उसका स्टडी कर सकते हो। इंडियन स्ट्रैटिग्राफी, अभी इंडियन स्ट्रैटिग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग बेड्स होते हैं, अलग अलग एरिया होता है, उस एरिया में अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि जो छोटा नागपुर प्लेटो है वहां पर कौन से मिनरल्स होते हैं,
वहां के अलग अलग बेड्स है, गोंडवाना में क्या मिलेगा आपको, आरकेन में क्या मिलेगा, धारवाड़ में क्या मिलेगा, मतलब जो हमारा अभी का कर्नाटक रीजन है वहां पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसे इंडियन स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। मतलब आपको अगर आपका बैकग्राउंड माइनिंग से हो तो आपको ये बहुत ईजी जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में अलग अलग जोन्स है, उस जोन में कहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, हमें जो अलग अलग रिसोर्सेस मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर अभी धारवाड़ क्रेटोन अगर आपने पकड़ लिया तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि धारवाड़ क्रेटोन में कौन से मिनरल्स मिलेंगे, या फिर धारवाड़ क्रेटोन कैसे बना, उसके जो लिथोस्ट्रैटिग्राफी बताओ, मतलब कैसे कैसे सीक्वेंस है उसमें। तो बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पे आपको मिलेंगे। उसके बाद अभी हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये लास्ट सब्जेक्ट होता है आपको पेपर 1 में। हाइड्रोलॉजी में क्या होता है कि ग्राउंड वाटर कैसे डिप्लीट हो रहा है, तो बहुत स्ट्रेट है, इसमें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि लास्ट जो 2020 का एक क्वेश्चन था उसमें कहा गया कि इंडिया का जो ग्राउंड वाटर का जो प्रॉब्लम है बहुत बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हो। देखो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अभी अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर भी स्टडी ना हो, अगर आपने यूपीएससी का अच्छी तरह से पढ़ाई की हो तो आप बोल सकते कि इंडिया में ग्राउंड वाटर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है जो हम उसका रिफिलिंग कम कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत एक्सेसिवली उसको क्या कर रहे हैं, उसका एग्जॉस्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को। हम ऐसे क्रॉप ले रहे हैं जैसे कि अभी पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, वहां पर पेड़ी ली जाती है या उसके बाद वेट लगाया जाता है, उसको ज्यादा वाटर चाहिए, हम माइक्रो इरिगेशन नहीं इस्तेमाल करते। अभी जो किसान होते हैं उतने मैच्योर नहीं हुए या फिर किसान उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये उसके रीजन है किसके, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने के। तो आप ऐसे भी अगर आपने जनरल कॉमन सेंस में अगर उसके आंसर लिख दिए तो भी आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और इंजीनियरिंग जियोलॉजी में क्या होता है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में ये बताया जाता है आपको कि डैम कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डैम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले किस तरह से सर्वे किए जाते हैं, टनल किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे ब्रिज होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो बहुत इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, जो सिविल के होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो ये हुआ पेपर 1। उसके बाद हमें देखना अभी पेपर 2 का सिलेबस क्या है। पेपर 2 में सिलेबस अगर आपने देखा तो पेपर 2 में आपको मिनरलॉजी मिलेंगे। तो देखो मिनरलॉजी में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं तो मिनरल्स कैसे बने, उसके अलग अलग सीरीज होती है, फेल्सपाल ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बने, अलग अलग बोयंस रिएक्शन सीरीज है, किस तरह से बनी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं। क्ले मिनरल्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हम इंडिया में कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, उसके बारे में हमें यहाँ पर मिनरलॉजी में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद अगर आपने देखा कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी क्या होती है। इग्नियस पेट्रोलॉजी मतलब कि जब ये इग्नियस रॉक बनता है, जैसे बेसॉल्ट है हमारा, डेक्कन प्लेटो है, ठीक है, तो डेक्कन का जो बेसॉल्ट बना है किस तरह से बना है, तो उसको हम पढ़ते हैं इग्नियस में। जैसे कि यहाँ पर आपको मालूम है रीयूनियन हॉटस्पॉट से क्या हुआ था, पूरा लावा ऊपर आया था, तो उससे बना था हमारा डेक्कन प्लेटो। तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसॉल्ट के अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर इग्नियस में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में जो भी मेटामॉर्फिक टेरेन होता है वहां पर किस तरह से मेटामॉर्फिज्म हुआ, उसके अलग अलग जोन्स कौन से, उसका ग्रेड क्या है मेटामॉर्फिज्म का, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको आने वाले, ठीक है। अभी सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में सेडिमेंट्री जो स्ट्राटा होता है, जो बेड्स बनते हैं किस तरह से बनते हैं, उसका जो रॉक का फॉर्मेशन क्या है, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक रॉक्स क्या होते हैं, जो सिलेबस अगर आपने बीएससी में जियोलॉजी हो तो वही सिलेबस यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हेवी मिनरल्स क्या है, उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, उससे हम ऐसे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो गोल्ड किस तरह से हमें वहां से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी देखना हमें इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्या पूछा जाता है कि इंडिया में कौन से ओर्स है, कौन से ओर्स मिनरल्स है, उसका टेन्योर क्या है, इसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस क्या है, किस तरह से हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे यूरेनियम का, थोरेनियम का, ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है उसके इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया में कहाँ मिलते हैं, किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मिनरल्स होते हैं, जो ऑयल होता है, जो गैस होता है, नेचुरल गैस जो आसाम में है, हमें दिग्बोई में, तो वहां से हम किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कैसे ऐसे रिसोर्सेस है क्या, जो यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा पार्ट यहाँ पर भी आपको है। जैसे कि ओपेक प्लस जो कंट्री है उसके साथ क्या रिलेशन है, हम किस तरह से हम यहाँ पर आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और माइनिंग जियोलॉजी में यहाँ पर माइनिंग की मेथड्स होती है, किस तरह से माइनिंग करते हैं, जियोफिजिकल मेथड्स क्या होती है, जियोकेमिकल, जियोबॉटनिकल टेक्निक्स क्या होती है,
जिससे हमें नीचे माइन है किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, उसको प्रोस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्निक यहाँ पर होती है, जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनकी कॉस्ट कैसी निकाली जाती है, इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले। और लास्ट टॉपिक है जो यहाँ पर जियोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल जियोलॉजी। देखो अभी एनवायरमेंटल जियोलॉजी में तो वही है, वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, रॉक कोस्टल हजार्ड क्या होते हैं, मास वेस्टिंग किसे कहा जाता है, जो मिटिगेशन होता है किस तरह से किया जाए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो होती है वो किस तरह से की जाती है, माइनिंग कैसी होती है, उनके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, अलग अलग रूल्स है माइनिंग के, वो रूल्स क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस है, इस तरह से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था इसका जनरल सिलेबस। मैंने इसलिए आपको ये जनरल सिलेबस बता दिया कि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ये चॉइस करना हो तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। तो इस तरह से ये पूरा सब्जेक्ट है। तो थैंक यू। अभी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे जो कॉन्सेप्ट आपके हो या फिर कोई डाउट हो तो उसको मैं पूरा करूंगा। और जल्दी मैं इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस पेपर है यूपीएससी के, तो पूरे लास्ट 5 ईयर के जो यूपीएससी के जो जियोलॉजी का ऑप्शनल पेपर के क्वेश्चंस है मैं डिस्कस करूंगा। इससे आपको एक आइडिया आ जाएंगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं अलग अलग इसके ऊपर टेस्ट सीरीज भी बनाने वाला है, उसके ऊपर कुछ लेक्चर्स भी बनाएंगे जो कॉन्सेप्ट वाली में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो और ये लेक्चर बिल्कुल फ्री होंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकोगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।